हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। आज से हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जो अक्सर बीच बीच में आया करेगा। वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस कार्यक्रम में हम कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी आपके सामने रखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए इशू क्या है, मसला क्या है, और जो बातें अखबारों में आ रही हैं आधी अधूरी, उससे ज़्यादा कहीं कुछ बात बताई जाती है जो टेलीविज़न वाले, अखबार वाले काट चाट करके अपनी मर्ज़ी से पेश करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो जो दीवार खड़ी करते हैं लोगों के और ख़बर के बीच में, वो हम दीवार तोड़ करके आप तक पहुंचाएं और वो सब कुछ पहुंचाएं जो आपको मालूम होना चाहिए। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में हम एक बहुत ही ख़ास जो आजकल इशू चल रहा है, एनआरसी और सीएए के प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं उसके बारे में है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है महमूद प्राचा सीनियर वकील ने, जो न सिर्फ वकील हैं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और उन्होंने भीम आर्मी जो अभी हाल ही में फ्राइडे को दिल्ली की जामा मस्जिद पर जो एक बहुत बड़ा मुस्लिम दलित एकता का जो एक प्रोटेस्ट सामने नज़र आया जिसमें लाखों लोग शरीक हुए, उसमें भीम आर्मी के प्रेसिडेंट चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्हें रावण भी कहा जाता है, वो और महमूद प्राचा मौजूद थे और भी कुछ लोग मौजूद थे। लेकिन उसके दौरान जो कुछ हमने देखा, पुलिस ने जामा मस्जिद के अंदर तक भी जाकर के ऐसा दावा किया गया, ऐसा बताया गया, खुद चंद्रशेखर आज़ाद ने बताया कि पुलिस ने लाठी चलाई प्रोटेस्टर्स पर। इनकी तरफ से पूरी ताकीद ये थी कि बिल्कुल पीसफुल रहना चाहिए, कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, और जो भी वायलेंस करेगा वो हम में से नहीं है, वो आरएसएस और सरकार का एजेंट है, ये बात कही गई थी। बहुत ही कामयाब प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद जब उनकी गिरफ्तारी की बात आई तो वो रात भर जामा मस्जिद में रहे, महमूद प्राचा भी और चंद्रशेखर आज़ाद भी। सुबह में 3 बजे चंद्रशेखर आज़ाद और महमूद प्राचा दोनों को डिटेन किया जाता है सैटरडे सुबह में, और सुबह 6 बजे महमूद प्राचा को छोड़ दिया जाता है और चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। और उसके बाद उन्हें कोर्ट ने 14 दिन की हिरासत में, न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस सब के बाद में महमूद प्राचा ने कानूनी सलाहकार के होते हुए भीम आर्मी का, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की संडे में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये अंदाज़ होगा कि ये जो एक आंदोलन है वो किस तरफ जा रहा है। इसमें एक घोषणा की गई है, वो है संविधान सुरक्षा समिति बनाई है, जिसमें कन्वीनर खुद चंद्रशेखर आज़ाद रावण और को कन्वीनर महमूद प्राचा बने हैं। और ये एक ख़ास अपील की गई है और इसका काम ये होगा कि पूरे भारत में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनमें तालमेल रखा जाए और उनमें वायलेंस अगर कोई करता है उन पर नज़र रखी जाए और उनकी वीडियो बनाई जाए, ताकि ये बताया जाए कि ये, चूँकि अब तक मुर्शिदाबाद और दिल्ली में ऐसा नज़र आ चुका है कि आरएसएस के कुछ लोग मुसलमानों के जैसे लिबास पहन करके, चूँकि आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं, वो कपड़े पहन करके उन्होंने वायलेंस की और वो पकड़े गए। तो अब ये स्ट्रेटजी और ये प्लान बनाया गया है, अनाउंस किया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाथ बांध करके रस्सी से या बहुत ही मजबूत किस्म के रबर बैंड से, उससे हाथ बांध करके हम प्रोटेस्ट में जाएंगे ताकि वायलेंस का कोई इल्ज़ाम प्रोटेस्टर्स पर ना आए। अब आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, महमूद प्राचा ने क्या कहा। इस मौके पर भीम आर्मी के संरक्षक यानी जो सरपरस्त जिसे कहते हैं, वो प्यारे लाल जाटव, जो पहले बसपा के नेता रह चुके हैं, वो मौजूद थे, और हिमांशु वाल्मीकि जो दिल्ली प्रदेश के भीम आर्मी के प्रेसिडेंट हैं, वो भी मौजूद थे। देखिए, आपको ये बताया जा रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आखिर आगे क्या होने वाला है और सरकार की कैसी मंशा है। ये सब आप बराह रास्त देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया। आप सभी साथियों ने पिछले कुछ दिनों में ये देखा कि किस प्रकार से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाकर इस दमनकारी सरकार ने अम्बेडकर वाद पे
और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर कितना बड़ा कुठाराघात करने की चेष्टा की। आप सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक जन सैलाब पूरे देश से, सबसे पहले एक ऐसी जगह से जहां पे नॉर्थ ईस्ट में ये सीएए लागू नहीं होना था, वहां से उठा, क्योंकि वहां के लोग इस दमनकारी सरकार की, आरएसएस और बीजेपी की झूठ और फरेब को अच्छी तरह से समझ चुके थे। फिर आप सभी लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा जनसमूह पिछले जुमे वाले दिन बाबा साहब के इस दौर में सबसे प्यारे बेटे चंद्रशेखर आजाद के पीछे जामा मस्जिद में कितनी बड़ी संख्या में, कम से कम 5 लाख से भी ज्यादा संख्या में जुटे। और ये देखकर जब चंद्रशेखर आजाद साहब ने ये पूरी जनता को समझाया कि ये जो एक्ट है, जो कानून है, वो मुसलमानों के ही खिलाफ नहीं है सिर्फ, लेकिन ये असल में मुसलमानों की आड़ लेके देश में नफरत फैला के संविधान को तोड़ने की साजिश है। और मुसलमानों से भी ज्यादा ये हमारे SC, ST, OBC और दूसरी जो धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके खिलाफ और गरीबों के खिलाफ ये एक्ट है। उसके बाद आप सभी लोगों ने देखा आज हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब आज लाल किले से ये बोल रहे हैं कि ये एक्ट और बिल, रामलीला मैदान से ये बोल रहे हैं कि, और बार बार बोल रहे हैं कि ये एक्ट जो है, सीएए एक्ट मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। एनआरसी तो हम शायद लागू ही नहीं करेंगे, एनआरसी की तो अभी फॉर्मेलिटीज भी अनाउंस नहीं की हैं। ये बोलने पे मजबूर हो गए। और ये बात जो उन्होंने आज रामलीला मैदान से कही, यही बात तो चंद्रशेखर साहब भी कह रहे थे कि ये मुसलमानों के ही खिलाफ नहीं है, ये SC, ST, OBC और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है। तो प्रधानमंत्री जी ने खुद चंद्रशेखर साहब की बात आज मानी। और ये इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि चंद्रशेखर साहब को ही इशारा करते हुए उन्होंने ये भी बोला कि कुछ दलित नेता जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो आज साथियों, आप सभी लोग ये जानते हैं कि एक ही, और उनको किसी वर्ग में बांटना जरूरी नहीं है, वो बाबा साहब के फॉलोअर हैं। प्रधानमंत्री जी शायद उन्हें एक दलित नेता के रूप में देखना चाहते हैं, ये उनकी मर्जी है, लेकिन जो इस देश की जनता है वो उन्हें सभी वर्गों का, संविधान को बचाने वाला नेता मानते हैं। तो प्रधानमंत्री जी से दलित नेता कह रहे हैं, वो एक ही एक आदमी ऐसा है जो एक ही लीडर है पूरे देश में जिसको गिरफ्तार किया गया। आप लोगों को ये समझने का विषय है, अकेले नेता ऐसा है जिसको गिरफ्तार किया है इस दमनकारी सरकार ने, उसके अलावा किसी भी नेता को गिरफ्तार नहीं किया। जनता को गिरफ्तार जरूर किया, जनता पे गोलियां जरूर चलाई हैं, जनता को जरूर मारा है। नेताओं को सिर्फ अलग अलग पार्टियों के नेताओं को इस जन आंदोलन है जो कि स्वयं उभरा है उसको क्रेडिट दिलवाने के लिए दूसरी पार्टियों के नाम जरूर ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत सारे, मगर ये जन सैलाब का जो असली नेता है एक ही है, ये साबित हो रहा है। और उसको पकड़ के जेल में डाला है उसकी आवाज दबाने के लिए। कल साथियों मैं 30,000 में उनके साथ उनकी बेल जब आर्ग्यू करने गया, तो आप देखिए इतिहास में ये भी पहली बार हुआ है कि जर्नलिस्ट लोगों को, और वो शायद आज आपने अखबारों में भी पढ़ी होंगी खबरें कि जर्नलिस्ट को कल हमारे पत्रकार साथियों को 30,000 में घुसने नहीं दिया गया, क्योंकि वो बेल में हमारी आर्ग्यूमेंट ना सुन सके, ये ना सुन सके कि चंद्रशेखर साहब को बिल्कुल गलत तरीके से झूठे मुकदमे में फंसाया है जानबूझ के, क्योंकि सरकार उनसे डरी हुई। तो ये भी आप सब लोगों ने देखा। पिछले कई दिनों से चंद्रशेखर साहब के पास और भीम आर्मी के पास, और जाटव साहब संरक्षक हैं भीम आर्मी के, हमारे साथ मौजूद हैं, और हिमांशु जी भी मौजूद हैं, दिल्ली के अध्यक्ष मौजूद हैं यहाँ पे, और भीम आर्मी के हमारे वसीम भाई भी मौजूद हैं, और हमारे IG साहब, रिटायर्ड IG OP सागर साहब भी मौजूद हैं, कोर कमेटी के मेंबर हैं भीम आर्मी के। पूरे देश से, देश के कोने कोने से ये रिक्वेस्ट आ रही थी चंद्रशेखर साहब के पास और भीम आर्मी के पास कि ये जो जन आंदोलन खड़ा हुआ है उसमें सभी लोग चंद्रशेखर साहब की तरफ
बहुत टकटकी बना के देखे हुए हैं, और ये गुजारिश आ रही थी कि ऐसी कोई सेंट्रल कमेटी बनाई जाए जिसके साथ एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से पूरे देश में ये आंदोलन एक निजाम से, एक सिस्टम से चल सके। तो उन्होंने कल ही हमसे, जब हम 30 तारीख में मिले उनसे, हालांकि जब परसों रात को मुझे और चंद्रशेखर साहब को दोनों को ही अरेस्ट किया था, उठाया था, मगर मुझे कल सुबह छोड़ दिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार को शायद चंद्रशेखर साहब से ज्यादा डर था, तो उनको अरेस्ट करके भेज दिया गया। तो उन्होंने मुझे कल कहा कि ये सब जो आज बीमार आ रही थी, ये हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं उनके बिहाफ पे ही कर रहे हैं और उनका संदेश देने के लिए ही कर रहे हैं। तो उन्होंने ये संदेश भेजा है कि इस पूरी डिमांड्स के तहत एक जो सेंट्रल कोर कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिसका नाम जो रखा जा रहा है वो, क्योंकि उनके सारे भाषणों में आपने देखा होगा वो कह क्या रहे हैं कि ये संविधान पे हमला है, बाबा साहब के संविधान पे हमला है। तो एक संविधान सुरक्षा समिति की गठन करने की आज हम लोग घोषणा करने के लिए यहाँ पे आए हैं, जो इस सारे मुहिम को, जो सीएए की जो मुहिम चल रही है संविधान विरोधी, उसको अपोज करने के लिए और पूरे देश में कोऑर्डिनेटेड तरीके से इसको चलाने के लिए, ताकि इसका रिजल्ट जल्द से जल्द आए और सरकार जो है, ये दमनकारी सरकार जो इसको अपने आप ही वायलेंस की घटनाएं करा के उसका जो इल्जाम लगाती है अम्बेडकरवादियों के ऊपर, उससे हम कैसे बच सकते हैं, उस सब की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, और देश के कोने कोने से जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक पूरी ताकत से एक संगठन बना के सरकार के ऊपर जो हमें अपना विरोध प्रकट करना है, शांतिपूर्ण ढंग से, संपूर्ण रूप से शांतिपूर्ण ढंग से उसकी रूपरेखा तैयार हो सके एक जगह से। तो उस सिलसिले में इस जो समिति का नाम है वो संविधान सुरक्षा समिति रखा गया है, SSS या S3। इसमें जो सबसे पहला मुद्दा जो रखा गया है वो ये रखा गया है कि हम लोग इस बात को, और ये जो सुझाव था ये चंद्रशेखर साहब की तरफ से आया, कि हम इस बात को कैसे सुनिश्चित करें कि सरकार खुद ही वायलेंस करा के, खुद ही हिंसक घटनाएं करा के इसका इल्जाम हम पे ना लगा सके। तो अब के बाद से, आज के बाद से जितने भी मुजाहरे होंगे, जलसे होंगे, आंदोलन होंगे, जुलूस होंगे या कुछ भी, कोई भी गतिविधि होगी इस काले कानून के विरोध में, वो सभी लोग हाथ बांध के करेंगे, और हाथ एक मजबूत रस्सी से या मजबूत जो टेप आते हैं आजकल, वो जो रबर बैंड भी आते हैं मजबूत वाले, चौड़े वाले, और जो हमारी बहनें और एक वो भी लगाती हैं सर में लगाने के लिए, एक मजबूत किस्म का वो आता है, तो वो सब हाथ में बांध के तभी हम प्रोटेस्ट पे जाएंगे। और ये बात क्लियर हो जाएगी, जो वो इस प्रकार का अपने हाथ नहीं बांध रहा वो हम में से नहीं है, वो आरएसएस का एजेंट है और इस दमनकारी सरकार का एजेंट है। हमारी ताकत हमारी संख्या में है, जो आज करोड़ों लोग सड़क पे हैं, ये है हमारी ताकत, और इसको बदनाम करने की जो चेष्टा की जा रही है वो इस दमनकारी सरकार की ताकत है, और इस दमनकारी सरकार की इस ताकत को हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो रास्ता बताया था कि कलम जो है, पेन जो है वो 1000 तलवारों से भारी है, वो हमें करना आता है। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी वो व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से हिंसा में लिप्त होगा, ये सिंपल, ये निशानी है उसकी, वो अम्बेडकरवादी नहीं है, वो हम में से नहीं है, वो हमारा दुश्मन है, और वो आरएसएस और जो मनुवादी व्यवस्था है उसकी मानसिकता रखने वाला है। ये एकदम साफ है बात, इसमें कोई सोचने समझने और विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। तो किसी भी प्रकार से, किसी भी, अगर कोई बराबर में आपके ऊपर, कल भी जामा मस्जिद पे भी जब हम लोग वहां धरने पे बैठे थे, सुबह से लेकर शाम तक, 1 बजे से लेकर रात तक, कितनी बार पुलिस ने लाठियां बांधी, लेकिन वहां पे मारी गई, लोगों के खून तक निकले, लेकिन हम लोगों ने अपने हाथ बांध के रखे, और वो भी पीछे, और किसी भी हालत में हमने हाथ नहीं खोले। इसी वजह से जामा मस्जिद से पुलिस हारी, चंद्रशेखर साहब को पहले एक बार अरेस्ट किया था, लेकिन वहां 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए, लाठियां खाई, पत्थर खाए, लेकिन उफ तक नहीं की। तो 2 घंटे बाद चंद्रशेखर साहब को वापस छोड़ना पड़ा इस सरकार को। तो मैं आपको ये बात यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर ये आंदोलन पीसफुल रहेगा तो इस सरकार को झुकना पड़ेगा, और इस सरकार को माफी भी मांगनी पड़ेगी, और जो चंद्रशेखर साहब ने डिमांड की थी
जो हमारे आदरणीय हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, उनके इस्तीफे की मांग की है कि वो इस बात को महसूस करें कि जनता ने उन्हें नकार दिया है इस बात में, और वो जनता के दर्द को समझ के अपनी गलती स्वीकार करें और इसमें अपना इस्तीफा दें। तो हम आपको यकीन दिलाते हैं, जिस प्रकार चंद्रशेखर साहब वापिस आए थे जामा मस्जिद पे, पुलिस खुद छोड़ के गई थी अरेस्ट के बाद, उसी प्रकार से न सिर्फ तिहाड़ जेल से चंद्रशेखर साहब को छोड़ेगी, बल्कि ये कानून भी वापस होगा और अमित शाह साहब का इस्तीफा भी होगा। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस SSS का जो कन्वेनर चंद्रशेखर साहब को तजवीज किया गया और बनाया गया उन्हें, और को कन्वेनर मुझे यानी कि महमूद राजा को बनाया गया है। मैं भीम आर्मी का लीगल एडवाइजर भी हूं और साउथ एशियन माइनॉरिटीज लॉयर्स एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट भी हूं। साउथ एशियन माइनॉरिटीज लॉयर्स एसोसिएशन भी, जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात कही कि उन्हें बहुत चिंता है माइनॉरिटीज की, साउथ एशियन कंट्रीज की 3 कंट्रीज में से बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। हमें चिंता थी, हम अम्बेडकरवादी हैं, हमें चिंता थी सभी माइनॉरिटीज की, तो हमने पूरी साउथ एशिया की जितनी भी देश हैं उसमें माइनॉरिटीज का हमने संगठन बना रखा है, सारे वकीलों का। और माइनॉरिटीज में हम सभी दबे कुचले वर्गों को समझते हैं। SC, ST, OBC भी एक तरह से माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी की बड़ी डेफिनेशन में, जो कि वो प्रताड़ित लोग। तो प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही है इसके सिलसिले में, उसका जवाब भी हम देना चाहते हैं और बड़ा अच्छा जवाब देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज रामलीला मैदान से ये कहा है कि कुछ दलित नेता यानी कि चंद्रशेखर साहब भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो और उसके उन्होंने ये कहा है चंद्रशेखर साहब के लिए कि उनको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, या समझा जाए सबसे ज्यादा भी नहीं बोला, उन्होंने ये बोला है कि दलितों के साथ ही सबसे बड़ा अत्याचार हो रहा है और उनको मारा जा रहा है, उनकी महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है। तो हम मुस्लिम कम्युनिटी के बिहाफ पे आज चंद्रशेखर भाई से बिना पूछे ही, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं, ये ऐलान करते हैं कि हम पाकिस्तान एम्बेसी पे पाकिस्तान की हम इस दमनकारी नीतियों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे और पाकिस्तान सरकार को यह बता देंगे कि अगर किसी ने हमारे SC, ST और दूसरे भाइयों की तरफ, OBC भाइयों की तरफ पाकिस्तान में अगर आंख उठा के भी देखा, तो हम क्या ताकत रखते हैं, हम यहाँ पाकिस्तान एम्बेसी पे जो दिल्ली में मौजूद है, हम भारत के मुसलमान बता देंगे पूरी पाकिस्तान सरकार को, वहां की आर्मी को और वहां की ISI को। और ये हम शायद अगले सैटरडे को ही करेंगे। इसी आने वाले हफ्ते में मुस्लिम जो समुदाय है देश का, वो पाकिस्तान की एम्बेसी पे एक ऐसा प्रदर्शन करेगा, शायद इतिहास में इतना बड़ा प्रदर्शन किसी भी एम्बेसी पे कभी भी नहीं हुआ होगा, ताकि पाकिस्तान की जो वो कमजोर और डरपोक इमरान खान साहब को सुन ले हमारी बात कि हम उनको वो हाल करेंगे अगर उन्होंने हमारे किसी भी SC, ST या OBC भाई की तरफ नजर उठा के भी अब के बाद देख लिया और पुरानी जो गलतियां की हैं उसकी अगर माफी नहीं मांगी, तो यहाँ पर पाकिस्तान एम्बेसी काम नहीं कर पाएगी देश में हमारे, ना यहाँ, ना बॉम्बे में, ना मुंबई में। ये बात मुस्लिम समुदाय इस देश का इंश्योर करेगा कि पाकिस्तान एम्बेसी जब तक काम नहीं करेगी, जब तक हम मुस्लिम समुदाय भारत का इस बात से संतुष्ट ना हो जाए कि वहां पे जो हमारे SC, ST और OBC भाई हैं वो एकदम सुरक्षित हैं। ये मैं मुस्लिम समुदाय की तरफ से अनाउंस कर रहा हूं बात। और यही हाल हम बांग्लादेश की एम्बेसी का भी करेंगे और यही हाल हम अफगानिस्तान एम्बेसी का भी करेंगे, अगर हमारे SC, ST और OBC भाइयों की तरफ और दूसरी माइनॉरिटीज जो हमारे सिख हैं वहां पे, जो क्रिश्चियन भाई रहते हैं इन तीनों देशों में, अगर किसी ने, वहां की सरकारों ने उनकी तरफ टेढ़ी आंख से भी देख लिया और वो खुश ना मिले हमें वहां पे एक भी व्यक्ति, तो हम बताएंगे उन्हें कि वो हमारे देश में कैसे काम करते हैं। और उसके बाद हम पूरी दुनिया में जहां जहां जिस जिस देश में भी उनकी एम्बेसियां हैं, हमारे लोग सब जगह हैं, वहां पे प्रदर्शन करेंगे और उनका एकदम काम करना बिल्कुल इम्पॉसिबल कर देंगे यदि हमारे SC, ST और OBC भाइयों की तरफ किसी ने आंख उठा के भी देख लिया आपके बाद। तो उसके आगे भाइयों मैं ये आपके माध्यम से और बताना चाहता हूं कि अब हमारी जो डिमांड क्या है। डिमांड्स जो है हमारी, पहले तो चंद्रशेखर भाई बता ही चुके हैं कि CA वापस लो, NRC में अमेंडमेंट करो ताकि वो जो भी उसमें कमियां हैं, जो जिससे देश के सिर्फ मुसलमानों को नहीं SC, ST और OBC भाइयों को भी खतरा है, उसको दूर करो। वो दूसरी डिमांड है हमारी। तीसरी डिमांड ये है कि जो भी लोग इस आंदोलन में
बेगुनाह बंद हुए हैं उनको छोड़ा जाए। जिन लोगों की बेगुनाह लोगों की मृत्यु हुई है पुलिस की गोली से या दूसरी वजह से, उन सभी लोगों को कॉम्पेंसेशन दी जाए। 1 करोड़ की परिवार को जो मर गया है और 10 से 25 लाख हर एक इंजर्ड की उसकी जितनी भी इंजरी है उसको देखते हुए, और बाकी जितने भी लोग हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से जेल से रिहा किया जाए और किसी को भी अरेस्ट ना किया जाए। इसके बाद जो हम इसके कोऑर्डिनेटर्स, इस संविधान सुरक्षा समिति के जो कोऑर्डिनेटर्स बनाएंगे वो हम अब बहुत जल्दी आपको डिक्लेयर करेंगे। हम एक वेबसाइट भी डिक्लेयर करेंगे जिसपे इन सभी कोऑर्डिनेटर्स का अनाउंसमेंट होगा। देश की सभी यूनिवर्सिटीज में, देश के सभी एनजीओ के जितने भी ग्रुप्स हैं, देश की हर एक स्टेट की राजधानी में बहुत जल्द हम अपने कोऑर्डिनेटर्स अनाउंस करेंगे। हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी अपने कोऑर्डिनेटर्स अनाउंस करेंगे ताकि एक पूरे देश में जो आज हर एक गांव-गांव, मोहल्ले में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको एक तंजीम से, एक संगठन बना के पूरा जो इसका असर है वो हमारे राष्ट्रीय स्तर पे अपनी सरकार पे बना सके और ये काला कानून जल्दी से वापस हो। आप लोगों को हम ये इंश्योर करेंगे कि संविधान जीतेगा, बाबा साहब और अंबेडकर वाद की जो आइडियोलॉजी है वो जीतेगी, मनुवाद हारेगा, आरएसएस हारेगा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामने और उनकी आइडियोलॉजी के सामने जो भी खड़ा होगा वो हारेगा। हमारे पीसफुल आंदोलन से, हमारी कलम से जो बाबा साहब ने हमें दी है, हमारे वोट की ताकत से और हमारे प्रदर्शन करने की ताकत से, पीसफुल प्रदर्शन करने की ताकत से सभी लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारे माननीय न्यायालय भी है वो आज देख रहे हैं कि पार्लियामेंट ने ये काम कर दिया है, तो उनके सामने जो जन अदालत है, लोक अदालत है, जो हमारे देश के सबसे ऊपर है वो है वी द पीपल, यानी कि हम लोग। तो सुप्रीम कोर्ट को भी और दूसरे कोर्टों को भी ये दिखाना और नजर आना, वो भी महसूस करें इस बात को कि पार्लियामेंट जो है वो पार्टियों से गवर्न होते हैं, मजबूरी होती है, वहां 3/5 होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी अदालत है देश की, पार्लियामेंट से भी बड़ी अदालत है, वो जनता की अदालत है और वो जनता की अदालत ने पार्लियामेंट के इस फैसले को नकार दिया है पूरी तरह से। सुप्रीम कोर्ट को जैसे ही नजर आएगा आपके आंदोलन से, तो वो भी इस काले कानून को रद्द करेगी। दूसरे अदालतें भी ये देख के कि शायद पार्लियामेंट से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसका असर इतना ज्यादा विरोध हो रहा है, सभी कम्युनिटीज से हो रहा है, कोई मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हमसे ज्यादा SC ST और OBC भाई कर रहे हैं प्रोटेस्ट। ये एक मैं बस खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट में आई एम फिनिशिंग प्लीज। अभी उसके मेरे बाद Mayawati is saying that some Dalit leaders are being used by other political parties for their tool to cut the vote of Mayawati. And secondly, are you denying any kind of role of your association or members on the Sunday party, on the last party which happened after this election? देखिए ये एक लोडेड क्वेश्चन है। I would request you to 2 questions. 2 days. First question I will answer, but the second question is a loaded question. Please do not ask these loaded questions because it is not fair on the part of press. आप ये कैसे कह सकते हैं कि we are denying? हम कह रहे हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं। हमने कभी किसी आंदोलन में, 2 अप्रैल के आंदोलन में, उसके बाद किसी आंदोलन में हमारे तरफ से कभी हिंसा नहीं होगी और इसको इंश्योर करने के लिए आपने हमारा प्रेस रिलीज पढ़ा, आपने मेरा बयान भी सुना कि अब हम हाथ बांध के रहेंगे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमेशा ही हमारे हाथ नीचे होते थे और बंधे होते थे। हम अब फिजिकली भी हाथ बांध के प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद भी यू आर आस्किंग अ लोडेड क्वेश्चन दैट we are denying that we have no role in any violence committed is by people. I'm asking about what happened. Yes, मैं आपको 2 अप्रैल से बता रहा हूँ, उससे पहले चंद्रशेखर साहब के और भीम आर्मी के सभी प्रोग्रामों के बारे में बता रहा हूँ। कभी भी हम हिंसा के मानने वाले नहीं हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं। हमारे पास नंबर्स हैं, हमारी ताकत पेन है बाबा साहब का, हमारी ताकत संविधान है बाबा साहब का, हमारी ताकत हिंसा नहीं है। हिंसा हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, तो हम अपने सबसे बड़े दुश्मन को कभी प्रयोग नहीं करेंगे। हिंसा एंड वायलेंस इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ Ambedkarites. Our strength is our numbers, which Baba Sahib has given us. Vote, right of vote. Our power is demonstration, which Baba Sahib has given. Protest. Our power is pen, which Baba Sahib has given us. Anybody who indulges in violence is our enemy. It's our open enemy. What about Mayawati?
Mayawati Sahiba is a respected leader. She should realize that Chandrasekhar Sahab is not against anyone. He is just an emotional person who is seeing that Ambedkar's constitution is being destroyed by this present regime. So he is not able to control himself. So he is willing to stand before all the citizens, all the Ambedkarwadis, all the Ambedkarites, and take the first bullet on his chest. That is his only fault. There is no other fault which can be attributed to Chandrasekhar Sahab. He is a brave person. He is a committed ideologue of Baba Sahab's ideology. So he wants to just stand in front of this oppressive government, this RSS Manuvadi government, and take the blame. My question, sir. Yes. She's saying that Chandrasekhar or few political leaders are being used by other political parties to cut down the share of vote of the Dalit leaders contest election. So will Chandrasekhar also contest election in Delhi? Right now, there is no, I'm telling you, right now, Chandrasekhar Sahab is only concerned with protecting the constitution. How best he can protect, how best his people can protect is the only thing we can see right now. So Mayawati Sahiba is a respected leader. She should not speak like our Prime Minister, who is also attacking Chandrasekhar Sahab from Ramlila. At least our own people should not attack Chandrasekhar Sahab. He should be supported by one and all. He should be protected by one and all. He is our leader, and we all stand behind her. And we do not want to criticize anyone. We are not against anyone. We are not against even our Honorable Prime Minister. We are against their ideas. We are against their policies. We are against their works. We are not against RSS also. We are against their ideology, their works, and their divisive policy and their opposition to Baba Sahab. चंद्रशेखर साहब के ऊपर बहुत सारी धाराएं लगाई गई हैं उस एफआईआर में 147, 149, 353, 427 and lot of other sections have been also in court, including 3 and 4 of the destruction of public property. बट उनका जो रोल बताया गया एफआईआर में, और कल बहस के दौरान हमने जज साहब के द्वारा ये भी पूछा था कि आईओ साहब यहाँ मौजूद हैं, मेहरबानी करके ये बता दें कि उनको इन्होंने कब अरेस्ट किया, क्योंकि आईओ अरेस्ट करता है। तो आईओ साहब ये नहीं बता पाए थे कि उन्होंने उनको अरेस्ट कब किया, खुद आईओ साहब, और उनको कहाँ से अरेस्ट किया और वो कहाँ है ये भी नहीं बता पाए थे। फिर उनको 8 बजे ये कहने के बाद जब हमने प्रेस में भी ये बात पता चली तो उनको बाद में पेश किया गया, और उनके खिलाफ सिर्फ 2 ही चीजें लिखी गई हैं। एक तो उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया और दूसरा उन्होंने धमकी दी एक प्रदर्शन करने की, मतलब एक मार्च करने। मार्च तो वो संविधान को हाथ में लेके कर रहे थे, ये सारी दुनिया ने देखा है। तो ऐसा मार्च करना, संविधान को बताना और संविधान की रक्षा करना, मैं समझता हूँ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा आइन और जो संविधान है उसमें खुद लिखा है, ये ड्यूटी है हर एक नागरिक की कि संविधान को बचाए और संविधान के लिए को आगे समझाने के लोग लिए काम करें। वो हमारे संविधान की खुद हम पे ड्यूटियां भी लगाई गई, सिर्फ राइट्स ही नहीं है संविधान में बाबा साहब ने जो दिए, ड्यूटीज भी हैं। उसमें से एक ड्यूटी संविधान को बचाना और संविधान को आगे सबको समझाना भी है। तो चंद्रशेखर साहब तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी कर रहे थे, तो ये तो कोई अपराध नहीं हुआ जो उनके ऊपर ड्यूटी लगाई गई है संविधान द्वारा। दूसरा, उन्होंने भड़काऊ भाषण भी सिर्फ यही दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। पुलिस की नजर में कॉन्स्टिट्यूशन बचाना ऑब्वियसली इस सरकार में भड़काऊ भाषण ही है, क्योंकि वो तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, इस आइन को खत्म करना चाहते हैं। प्रियम्बल पढ़ना, उन्होंने प्रियम्बल पढ़ा तो जाहिर बात है कि ये सरकार के लिए तो ये भड़काऊ भाषण ही होगा। संविधान का प्रियम्बल तो इस जो सरकार है ये दमनकारी सबसे बड़ा उनका दुश्मन है, तो उनको ये ऑब्वियसली लगेगा कि ये भड़काऊ भाषण है कि लोगों को संविधान पढ़ा दिया तो लोग भड़क जाएंगे। तो ये भड़काऊ भाषण तो हम सब देंगे, हम वादा करते हैं अपने मरते दम तक हम ये भड़काऊ भाषण, संविधान का प्रियम्बल पढ़ना, संविधान पढ़ना और पढ़ाना जारी रखेंगे मरते दम तक। ये दलित और मुस्लिम नेताओं का भी उसमें रोल रहा है, उनके खिलाफ कोई योजना रखते हैं या मतलब वो भी उसमें शामिल है, तो आपका उनसे किस तरह का आग्रह होगा कि भैया आपने इनको सपोर्ट कर दिया है तो अब हम आपको बाइकआउट करेंगे, क्योंकि आप जो है वो भीम आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पूरे दलित समाज को देश भर के आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को भी।
दोनों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है, तो उस पर आपका क्या मानना है? कि उसका हमारा सीधा सीधा मानना है कि वो जो जनता ने उन्हें मैंडेट दिया था, हमें अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम का भी वो समझना पड़ेगा कि जनता चुनती है अपने नुमाइंदों को, पार्लियामेंट के मेंबर्स को अपनी बात कहने के। अगर पार्लियामेंट के मेंबर्स 3 लाइन विप से दब के या अपने पार्टी के जो बिग बॉसेस होते हैं जो उनको टिकट देते हैं या दूसरी चीजें देते हैं, वो उसके दबाव में आके या उसके लालच में आके कि अगली बार टिकट कट जाएगा और 3 लाइन विप अगर हमने नहीं मानी तो हमारी मेंबरशिप चली जाएगी, उसके दबाव में आके यदि जनता की बात को जनता के साथ धोखा करते हैं और एक ऐसी जगह वोट देते हैं अपना पार्लियामेंट में जो उनके जो इलेक्टोरेट है, जो उनकी जनता है वहां की, वो नहीं चाहती, तो ये अपनी जनता के साथ गद्दारी होती है। तो जो जनता के साथ गद्दारी करेगा, जनता के पास हमारे यहाँ मुसीबत ये है, प्रॉब्लम ये है हमारे सिस्टम में कि 5 साल बाद मौका, तो जनता, लेकिन ये विल ऑफ द पीपल के खिलाफ बात कही, इसीलिए जो सबसे बड़ी अदालत है, जो सबसे बड़ा पंचायत है देश का, जनता की, वही उनके अपने खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ बोल रही है। तो हमें कोई बाइकआउट का कॉल देने की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही बाइकआउट हो रहे हैं, उनके मुंह काले किए जा रहे हैं आसाम से लेके और गुजरात तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो हमारा काम पॉजिटिव है, जैसे चंद्रशेखर आजाद साहब ने कहा कि हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, हमारी मंशा वो नहीं है। हमारा मानवीय मंशा ये है कि संविधान को फॉलो नहीं कर रही है गवर्नमेंट, हम संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि संविधान को फॉलो किया जाए, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। अभी एक और भी बड़ी नेता है, उनके बारे में सवाल पूछा गया, तो हमारी उनसे लड़ाई नहीं है, हमारी सिर्फ ये निवेदन है कि सब साथ मिलकर हम संविधान बचाएं, बाबा साहब के रास्ते। सर, प्रोटेस्ट एक फिक्स जगह नहीं किया जा सकता है, रोड पे चलते चलते ना करें और कहीं एक फिक्स जगह बना के, जैसे अन्ना हजारे का हुआ था, तो रोड पे कोई भी पत्थर कहीं भी मार सकता है, जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि असामाजिक तत्व जो उसमें घुस जाते हैं, तो कहीं एक जगह फिक्स जगह बना करके वहां किया जाए। देखिए, चंद्रशेखर साहब के पास पूरे देश से, इस भीम आर्मी के पास पूरे देश से इसी प्रकार की रिक्वेस्ट आ रही थी जैसे आप पूछ रहे हैं, उसी के लिए ये कमेटी बनाई गई है, संविधान सुरक्षा समिति। अब ये सब चीजें तय करके ऐसे तरीके से हमारा सबसे बड़ा खतरा क्या है कि जनता के नाम पर दूसरे लोग वायलेंस जो कर रहे हैं उसको रोकें और ये जो साजिश है इसको बेनकाब करें, जैसा अभी जाटा साहब ने भी बताया था और हमारे रिटायर्ड आईजी साहब ने बताया था आपको। तो अब ये सब कैसे होगा, जब ये समिति बन जाएगी, इसके कोऑर्डिनेटर्स बन जाएंगे, तो हर जगह ऐसी जगह चुनी जाएगी जहां पे जनता को भी परेशानी ना हो और बिल्कुल पीसफुल ढंग से, न्यायपूर्ण तरीके से जो अभी भी चल रहा है काम, उसको आगे एक तंजीम के तौर पे एक संगठित तरीके से चलाया जाए, इसीलिए ये कमेटी बनाई। सर, एक क्वेश्चन है, मैं यूपी की अकॉर्डिंग जो सिचुएशन चल रही है वहां के ताल्लुक से आपको ये बाखबर करना चाह रहा हूं कि वहां 15 लोग, जो प्रेस की रिपोर्ट है, अब तक मर चुके गोलियों से, और यूपी डीआईजी पुलिस कह रहे हैं कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है आखिर? मेरठ की खबर ये है, मैं भी एक पीड़िता से मिला हूं, उसके रिलेटिव से, कि पुलिस ने वापस आ रहे हुए प्रदर्शनकारियों के पीछे से गोली मारी है। अच्छा, जो वीडियोज आ रही हैं उसमें पुलिस पब्लिक प्रॉपर्टी जो लोगों की खड़ी हुई है उनको खुद तोड़ते हुए पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है कि पुलिस को हिंसक बना दिया गया है, पब्लिक के खिलाफ और बनाया जा रहा है, जिससे जो है वो बड़ा गलत मैसेज अथॉरिटी की तरफ से और इंस्टीट्यूशन के वकार, जैसे मान्यवर आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने आकर पिछले सालों में आकर जनता के दरमियान भीख मांगी, इंसाफ की, उससे पूरे हमारे कोर्ट का जो वकार था, उसकी जो ऑनरेबल था, उसमें इतना धचका लगा। वैसे ही पुलिस के इंस्टीट्यूशन को इतना बड़ा धचका लग रहा है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं सारे मुल्क की। अभी कर्नाटका में पुलिस अधिकारियों ने मना कर दिया कि हम मासूमों के ऊपर लाठी नहीं चलाएंगे। तो मेरी आपसे और भीम आर्मी जो आपके जो माननीय कोऑर्डिनेटर संरक्षक और आप खुद जो है लीगल एडवाइजर है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि ऐसी आप अपील जारी करें जैसे कर्नाटक में पुलिस वालों ने ये मना कर दिया कि हम जो मासूम लोग हैं उनके ऊपर लाठियां नहीं चलाएंगे। ऐसे ही आप यूपी पुलिस से ये एक इंसान होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते एक अपील जारी कर दें कि अगर
योगी जी की तरफ से ऐसी इंस्ट्रक्शन आती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, प्रदर्शनकारियों को लूटने, उनके घरों को मारने और औरतों के ऊपर ज्यादती करने। आप ये रिक्वेस्ट कर दीजिए कि इंसान होने के नाते, भारतीय नाते, कि अगर पुलिस से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ उनसे ऑर्डर किया जाता है, जो है वो संविधान के खिलाफ अगर उनसे कोई बात की जाती है किसी एजेंसी से भी, तो एजेंसी के लोग हाथ खड़े करते हैं, जैसे कि कर्नाटक पुलिस ने कर दिए है। मेरी रिक्वेस्ट है। इमाम साहब, मैं एक ही बात कह के फिर प्यारेलाल यादव जी और हिमांशु जी इस बात का जवाब देंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अब संविधान सुरक्षा समिति बनी है, इसमें लॉयर्स की पूरे देश में एक टीम बनाई जा रही है, उसका अलग टीम बनेगा, जर्नलिस्ट, ये सब विंग्स बनेंगे जो सब इन चीजों को कानूनी तौर पे उनको मदद भी पहुंचाएंगे और उनको रोकेंगे भी और उनको उनके खिलाफ हाई कोर्ट में फाइट करेंगे। मगर इस जो आपकी बात है वो मैं प्यारेलाल यादव जी जो संरक्षक है हमारे सबके, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा आपकी बात करूंगा, पर अगर अपील करना चाहेंगे। हालांकि जो योगी जी है वो ये कह रहे हैं कि बदलने की बात, हाँ, जो बदलने की भावना से जो कह रहे हैं कि हम बदला देंगे और लोगों की प्रॉपर्टी को जब्त करेगा, आंदोलन करेगा, ये दमनकारी नीति के खिलाफ आप क्या कहना चाहिए? उनकी जो दमनकारी नीतियां हैं तो उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्योंकि अभी कल की घटना मुजफ्फरनगर में घटी है, परसों रात, तो रात के 12:30 बजे पुलिस घरों में घुसती है और सामान के साथ तोड़ाताड़ी करती है और उनके साथ में यहाँ तक बदता हुई है कि एक लड़की को गोली मार दी गई वहां पर और उसका जब डेथ हो गई तो उसके जनाजे को नहीं आने दिया गया शहर के अंदर। तो ये इस तरह का जो है आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आप इसको एक्शन लेंगे? देखिए, सरकारें जो है, जब सरकार में जब लोग होते हैं तो वो हिटलर शाही में सत्ता के नशे में इतने ज्यादा चोर हो जाते हैं कि वो ये भी नहीं सोचते कि जो हम करा रहे हैं जब सत्ता में नहीं रहेंगे तो इसका अंजाम क्या होगा। सत्ता हमेशा किसी की बनी नहीं रहती है और जैसा इमाम साहब ने कहा कि वहां की फोर्स ने इसको नेगलेक्ट कर दिया, इसको कंडेम कर दिया, तो ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ऐसा वहां की फोर्स ने किया है तो वहां की फोर्स बहुत बड़ी इंसानियत को, मानवता को मानने वाली और तवज्जो देने वाली, उनकी पीड़ा को समझने वाली फोर्स है। तो हम अगर वहां की फोर्स ने ऐसा कहा है तो पूरे देश की फोर्स से हम भीम आर्मी भारत एकता मिशन की तरफ से ये अनुरोध, अपील और निवेदन करना चाहेंगे कि वो जो लोग वायलेंस करते हैं, वास्तव में जो लोग वायलेंस कर रहे हैं या उन वायलेंस कुछ बाहरी ताकतें उनसे वायलेंस करा रही हैं, उनको भी बेनकाब करें, जो करा रही हैं, जो कर रहे हैं उनको भी प्रमाण के साथ पकड़ें और प्रमाण के साथ पकड़े हुए वायलेंसकारियों को सजा दें, उनके खिलाफ मुकदमे करें। इसमें हमको कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जो संविधान हमें अधिकार देता, हमें ये राइट देता है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें, प्रोटेस्ट करें, अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम आंदोलन करें, प्रदर्शन करें, ये संविधान इस देश के जन जन को पूरा अधिकार देता है। तो ऐसे जो अहिंसात्मक आंदोलन है, प्रदर्शन है, धरने हैं, जो भीम आर्मी समय समय पर लोगों के हितों को लेकर, उनके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को लेकर करती रहती है, तो ऐसे बेगुनाह लोगों पर पुलिस प्रशासन के लोग वो फर्जी मुकदमे ना लगाएं। हमारी ये अपील है, हमारा ये निवेदन है। उनको फर्जी तरीके से, जैसे भाई चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के प्रमुख है, उनको फर्जी मुकदमे लगाकर जेल में डाला गया हो, तो और बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में सरकार के इशारे पर वहां के पुलिस और प्रशासन ने एक एक जिले में कई हजार लोगों पर अज्ञात मुकदमे लगाए हैं। उनकी मंशा यह है कि आने वाले समय में
उन अज्ञात मुकदमों का वो फायदा ये उठाएंगे कि जिसको फंसाना चाहेंगे उसका नाम बाद में उसमें तरमीम कर दिया जाएगा। तो ऐसी मंशा सरकारों की अच्छी नहीं होती है। सरकारें जब भी हिटलरशाही सत्ताधारी लोगों ने की है, चाहे वो इमरजेंसी रही हो कांग्रेस के टाइम की, चाहे वो जनता दल के टाइम का संघर्ष रहा हो, जब भी इस तरह की दमनकारी नीति सरकारों ने अपनाई है, जनता ने उन पर नेगलेक्ट किया है। ये भारत का इतिहास है, भारत का जन जन गवाह है। उनको पूरी तरह नेगलेक्ट किया है और सत्ता से बाहर किया है। आज जो सत्ता में लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है वो अपने को पाक साफ मानते हो, ये अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन पे इल्जाम नहीं है, उन पे आरोप नहीं है, उन पे मुकदमे नहीं है। उन पर भी बड़े बड़े आरोप, बड़े बड़े गंभीर मुकदमे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो मुकदमों को उसमें फैसला देने वाले हम कोई नहीं होते। ये संविधान ने जो व्यवस्था दी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो तय करेंगे। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि सरकार को इन चीजों से बचना चाहिए। सरकार को अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह के नए नए हथकंडे साजिश नहीं करनी चाहिए। अगर सरकार अपना काम सही तरीके से करे तो किसी भीम आर्मी को, किसी और संगठन को सड़कों पर प्रदर्शन करने की, आंदोलन करने की, पिटने की, जेल जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सड़कों पर लाठी खाने में, पिटने में, जेल जाने में कोई आनंद नहीं आता है, लेकिन ये हमारी अपनी हम ड्यूटी समझते हैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी होने के नाते, क्योंकि हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जीवन देखा, पढ़ा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन को कुर्बान किया इस देश में कमजोरों की लड़ाई लड़ने के लिए। तो हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं। हम किसी भी तरीके का जुर्म जाति कमजोर तबके पर होते हुए नहीं देख सकते। इसीलिए ये भीम आर्मी भारत एक कमिशन संगठन खड़ा हुआ है। इसके लिए हमको जो भी दंड झेलना पड़ेगा, जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो भी त्याग करना पड़ेगा, हम करेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा, पूरे अहिंसात्मक तरीके से संविधान के दायरे में रहते हुए, संविधान की मान्यताओं को सर्वोपरि मानते हुए हम इस देश में अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों ने अब तक समझ लिया होगा कि आखिर ये जो मूवमेंट चल रहा है वो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और आगे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और ये समझ करके चलना चाहिए कि देश बचाने वालों के साथ खड़ा होना है, देश में वायलेंस करने वालों के साथ नहीं, और पूरी तरह से संविधान की सुरक्षा के लिए काम करना है। संविधान के खिलाफ जो भी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ उठ खड़े होना है। यही हमारे संविधान में हमें हक दिया गया है और इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए CAA और NRC की मुखालिफत हो रही है। मैं समझता हूँ आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।